हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड ज्योमेट्री में दैट इज चैप्टर नंबर 11 जनरेटिंग लाइन, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर में जनरेटिंग लाइंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ टर्म यहाँ डिफाइन मैं करना चाहूँगी। वन इज रूल्ड सरफेस। रूल्ड सरफेस किसे कहा जाता है? वो सरफेसेस दैट आर जनरेटेड बाय ए मूविंग स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को अगर हम मूव करते हैं उससे वो पूरा सरफेस बन पाता है, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड एज रूल्ड सरफेस। ओके, और वो स्ट्रेट लाइन जिसकी हेल्प से हम पूरा सरफेस जनरेट कर पा रहे हैं उसे जनरेटिंग लाइन कहा जाता है और जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम इससे पहले जैसे कोन के बारे में हम पढ़ते हैं, और दैट ये कोन है हमारे पास। इस पे आपके पास इस पॉइंट पे लाइन फिक्स होती है और ये इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम मूव करते जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, जैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास ऐसे आ रही हैं। इन लाइन की हेल्प से हम पूरा कोन जनरेट करते हैं। इस पे क्या होता है, ये पॉइंट फिक्स किया इस लाइन के लिए और इससे जब हम मूव करवाते रहेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन हम पूरा कोन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और रूल्ड सरफेस का एग्जांपल जो हम इससे पहले देख चुके हैं, दैट इज सिलेंडर। ये हमारे पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मान लीजिए ये लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो गई पैरेलल टू से z एक्सिस। ओके, ये z एक्सिस के पैरेलल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसको जब हम मूव करवा रहे हैं तो हमारे पास सिलेंडर बन रहा है। तो सिलेंडर इज ऑल्सो ए रूल्ड सरफेस बिकॉज इट इज generated by a straight line, moving straight line. Cone is also a ruled surface. और ये जो किसी जनरेटर, जैसे सिलेंडर के लिए मैं ये लाइन बोल रही हूँ तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज जनरेटर फॉर दिस सिलेंडर। कॉन के लिए ये लाइन जनरेटर का काम कर रही है। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब जनरेटिंग लाइन दो सरफेसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वन इज हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट जो सरफेस है उसकी जनरेटिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की जनरेटिंग लाइंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट होता क्या है? स्टैंडर्ड जो इसकी इक्वेशन है x² + y² + b² - z² / c² = 1। ये हम चैप्टर नंबर 9 में दैट इज अबाउट कॉनिकॉइड, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं ये। एंड सेकेंड इज हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड x² / a² - y² / b² = 2g/c। अब ये एक्चुअल में ये दिखते कैसे हैं ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट आपके पास इस तरह से दिखता है। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, इसमें ये देखिए स्ट्रेट लाइंस हैं। इन स्ट्रेट लाइन की हेल्प से स्लांटेड है स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ये पूरा सरफेस जनरेट कर रखा है। इट इज कॉल्ड एज हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। नाउ अनदर इज हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है हमारे पास ये सरफेस। दिस सरफेस इज ऑल्सो जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड हो गया। तो इन दोनों सरफेस की इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, इन इक्वेशंस के बारे में अब हम इनकी जनरेटिंग लाइंस के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के बारे में कि इसके जनरेटिंग लाइंस किस तरह से हम निकाल सकते हैं। नाउ इस इक्वेशन को से इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख सकते हैं x² / a² - z² / c² = 1 - y² / b²। देन a² - b² की आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे यूज करें तो दिस इज x/a - z/c एंड x/a + z/c = 1 - y/b, 1 + y/b। करेक्ट? नाउ इसको हम दो तरीके से अब लिख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग इज x/a - z/c = लैम्डा टाइम्स 1 - y/b, एंड देन ये क्या हो जाएगा, x/a + z/c = 1/λ टाइम्स 1 + y/b।
आप देखेंगे कि इनकी वैल्यू अगर आप वापस रखते हैं लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद ओनली दिस इक्वेशन, so इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज एक तरीके से और ये किस तरह से लिखा जा सकता है, x बाई ए माइनस जी बाई सी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स से 1 प्लस वाई बाई बी एंड x बाई ए प्लस जी बाई सी इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू टाइम्स 1 माइनस वाई बाई बी। दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक्चुअल में से दिस इज, इसके मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 दूं और दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ये है, ठीक है। तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट दैट इज दिस, और इक्वेशन नंबर 1 वो क्या बोला जाएगा, लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन दीज टू स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हमारे पास का लोकस बोला जाता है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, बिकॉज दीज टू स्ट्रेट लाइन्स हमें कहाँ से मिली हैं, हाइपरबोलॉइड ऑफ इस इक्वेशन से आई हैं ये, ठीक है। एक्चुअल में ये प्लेन की इक्वेशंस है यहाँ पे, इनको जब इंटरसेक्शन हम लेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, ओके। अब देखिए लैम्डा और म्यू दो पैरामीटर हैं और उनकी वैल्यूज ऑब्वियसली इस इक्वेशन में अलग अलग नहीं हो सकती, बिकॉज अदरवाइज वो कैंसिल आउट नहीं होगा एंड वी विल नॉट गेट अवर इक्वेशन नंबर 2 बैक। सो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज हम इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में यहाँ पे सेम रहने वाली है। इनको ये तो जो सिस्टम ऑफ लाइंस हमारे पास आया है जिसमें लैम्डा हमने यूज किया हुआ है, बोला जाता है लैम्डा सिस्टम एंड दिस इज म्यू सिस्टम, ठीक है। तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट एक रूल्ड सरफेस था जो दो तरह से जनरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम। इन स्ट्रेट लाइन को जब हम मूव करेंगे तो हम हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट को जनरेट कर सकते हैं, क्लियर। नाउ देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ जनरेटिंग लाइन। फर्स्ट इज वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम पासेस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ हाइपरबोलॉइड। अभी हमने देखा हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट किस तरह से ऐसे लाइंस थी और उनसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो जनरेटर है ऑब्वियसली ये हाइपरबोलॉइड के ऊपर लाई करते हैं, तो हर एक सिस्टम का जनरेटर, एक जनरेटर तो एटलीस्ट कह रहे हैं ये, मतलब सिंपल बात ये है कि ये जो सिस्टम है लैम्डा सिस्टम म्यू सिस्टम, इसके जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के ऊपर लाई करेंगे, वन थिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी इज नो टू जनरेटर ऑफ सेम सिस्टम ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इंटरसेक्ट। सेम, देखो सेम सिस्टम, मान लीजिए आपने लैम्डा सिस्टम लिया, लैम्डा सिस्टम क्या है, एक्स बाई ए माइनस जी बाई सी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 1 माइनस वाई बाई बी, और सेकेंड इज एक्स बाई ए प्लस जी बाई सी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम 1 बाई लैम्डा इंटू 1 प्लस वाई बाई बी। ये एक सिस्टम लिया, ठीक है। अब इसी सिस्टम के दो जनरेटर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये हमने शो करना है यहाँ पे। अब मान लीजिए इसी सिस्टम के दो जनरेटर लेते हैं, तो एक फॉर लैम्डा 1 एंड अदर वन इज 4 से लैम्डा 2। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमने चेंज करके उसी ये जो पूरी इक्वेशन नंबर 3 थी दैट इज लैम्डा सिस्टम के दो जनरेटर आपने ले लिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट जनरेटर एंड दिस वन इज सेकेंड, उनको 1 2 3 4 इक्वेशन यहाँ पे नाम दे दिया। अब हमने क्या शो करना है, दैट दे डो नॉट इंटरसेक्ट, सेम क्योंकि उसके हैं तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओके। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, जो प्रूव करना है उससे हम उल्टा हमने मान लिया है कि इफ पॉसिबल दीज टू जनरेटर्स इंटरसेक्ट, ठीक है। the two generators of same system के ही जनरेटर लिए हुए हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया है, ओके। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट और अगर मैं थर्ड इक्वेशन देखूं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल है, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन किसी भी तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 1 माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 0 हो गई, ये बचा, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऑब्वियसली हमने क्या लिया है, लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, बिकॉज अलग अलग सिस्टम हमने चूज किया है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 सेम ही ले लेंगे तो ये दो अलग जनरेटर नहीं हो पाएंगे उस सिस्टम के। सो
ये चीज़ जीरो नहीं है, दिस टर्म इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, so 1 minus yb is equals to 0 and this will imply that y is equals to b. y b के इक्वल है. ओके, नाउ अभी अगर इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या आएगा हमारे पास 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2 into 1 plus y by b is equals to 0. अगेन lambda 1 lambda 2 0 नहीं है, so 1 plus y by b is equals to 0. This will imply y is equals to minus b. ठीक है, y की वैल्यू आ गई है माइनस b. यहाँ से हमने देखा y की वैल्यू आ रही है b, विच इज नॉट पॉसिबल. y आपके पास एक बार b वैल्यू रख रहा है, एक बार माइनस b, विच इज एब्सर्ड. सो इट मीन्स हमने कहीं पे गलती करी है. जो हमने इसका मतलब जो हमने कंसिडर किया था कि दो जनरेटर सेम सिस्टम के इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमने गलत कंसिडर किया है. इट मीन्स द टू जनरेटर्स ऑफ सेम सिस्टम डू नॉट इंटरसेक्ट. ठीक है, वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. कॉन्ट्राडिक्ट क्योंकि यहाँ पे हो गया, तो जो हमने कंसिडर किया था वो गलत हो गया. तो टू जनरेटर सेम सिस्टम के ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका ये इतना ही यहाँ प्रूफ है. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि एनी टू जनरेटर्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम के जब हम जनरेटर लेंगे तो वो इंटरसेक्ट करते हैं. तो एक ये सिस्टम ऑब्वियसली लैम्डा सिस्टम ये है हमारे पास, और ये है आपके पास न्यू सिस्टम. दो सिस्टम अलग अलग, उसके जनरेटर ले लिए हमने. इक्वेशन 1 2 3 4 मार्क कर दिया. अब हमने दिखाना है कि दे इंटरसेक्ट करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे निकालना है. ठीक है, नाउ फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से का इंटरसेक्शन अगर हम देखते हैं तो ये बचेगा लैम्डा टाइम्स 1 माइनस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स 1 प्लस वाई बाई बी. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी. ठीक है, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो. यहाँ से मैं जब वाई बाई बी की वैल्यू सिंप्लीफाई करके वाई बाई बी के कोफिशिएंट जब मैं कलेक्ट करती हूँ तो उसकी वैल्यू आती है लैम्डा माइनस म्यू अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू. ठीक है, वाई बाई बी की वैल्यू आ गई. इफ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई बाई बी इन इक्वेशन नंबर, say this is equation number 1, put value of y by b in, so this is star, in equation 2 and equation 3. ये equation 2 है और ये equation 3. इसमें पुट करने से क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे x बाई ए और z बाई सी की वैल्यू हमें मिल पाएगी. सो 1 बाई लैम्डा 1 प्लस वाई बाई बी की वैल्यू 1 लैम्डा माइनस म्यू अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू. एक ये इक्वेशन बन गई. इक्वेशन नंबर थर्ड से x बाई ए माइनस z बाई सी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स 1 प्लस लैम्डा माइनस म्यू ओवर लैम्डा प्लस म्यू. ठीक है, x बाई ए प्लस जी बाई सी और यहाँ एक्स बाई ए माइनस जी बाई सी, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पे एक्स बाई ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी. ठीक है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है. उसके बाद एक्स बाई ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस लैम्डा म्यू अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू. ठीक है, वाई बाई बी की वैल्यू हमें ये मिली थी, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ वाई बाई बी. एक्स बाई ए की वैल्यू ये मिली है. अगेन एक्स बाई ए की वैल्यू मिलने के बाद हम जी बाई सी की वैल्यू यहाँ से या यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं. और मान लीजिए जी बाई सी की वैल्यू जब हमने सिंप्लीफाई की तो वो आई 1 माइनस लैम्डा म्यू अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू. ओके, नाउ अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स वाई जी की वैल्यू कितनी हो गई, ए से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टाइम्स 1 प्लस लैम्डा म्यू अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू, बी टाइम्स लैम्डा माइनस म्यू अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू इंटू 1 माइनस लैम्डा म्यू ओवर लैम्डा प्लस म्यू. तो क्योंकि डिफरेंट सिस्टम के जनरेटर, कोई भी दो जनरेटर लोगे तो वो इंटरसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी थी, और वो इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्लियर. और इसी को x इज इक्वल्स टू a टाइम्स दिस b, y इक्वल्स टू b टाइम्स 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू ओवर लैम्डा प्लस म्यू, z इक्वल्स टू c टाइम्स 1 माइनस लैम्डा म्यू ओवर लैम्डा प्लस म्यू. इसी को हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कहा जाता है. क्लियर. ये हमारे पास आ गई पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. टुगेदर ऑल थ्री, ये जो एक्स वाई थी हमारे पास, दिस विल गिव अस द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 11.4. हमें प्रूव करना है इफ
3 पॉइंट्स ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, किसी एक स्ट्रेट लाइन के 3 पॉइंट्स, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके 3 पॉइंट्स अगर किसी कॉनिकॉइड के ऊपर लाई कर रहे हैं, देन दिस थ्योरम सेज देन द लाइन होली लाइज ऑन द कॉनिकॉइड, पूरी लाइन ही कॉनिकॉइड के ऊपर लाई कर रही होगी। अगर किसी लाइन के 3 पॉइंट्स किसी कॉनिकॉइड पे लाई कर गए तो एक्चुअल में पूरी ही लाइन उस कॉनिकॉइड में होगी, ऐसा हमने शो करना है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन गिवन है विच पासेस थ्रू अल्फा और डायरेक्शन रेशियोज हैं, पासेस थ्रू अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन। ओके, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है से इक्वेशन नंबर 1। अब किसी भी कॉनिकॉइड की बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल कॉनिकॉइड ले लेते हैं कोई। सेंट्रल कॉनिकॉइड इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कॉनिकॉइड हो गया। ओके, नाउ ये कॉनिकॉइड इंटरसेक्शन देखना है, बिकॉज इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले कोई भी पॉइंट्स हैं वो हमने दिखाना है कि 3 पॉइंट अगर लाई कर गए तो पूरी इक्वेशन ही लाई करती है। फिर दिस इज इक्वल टू सम आर, देन एक्स वाई और जी की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी, एक्स इज इक्वल टू एल, एल की मल्टीप्लाई होगी आर के साथ प्लस एल्फा, तो मतलब एल्फा प्लस एल आर। ओके, इसी तरह से बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर, ये कोई भी पॉइंट है तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है। नाउ स्ट्रेट लाइन का और इस कॉनिकॉइड का इंटरसेक्शन लेना है, तो दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन इक्वेशन नंबर 2। कॉनिकॉइड के अंदर लाई करेगा ये, तो कॉनिकॉइड में एक्स की जगह पे हो गया अल्फा प्लस एल आर होल स्क्वायर, बी टाइम्स बीटा प्लस एम आर होल स्क्वायर, सी टाइम्स गामा प्लस एन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई अगर जब हम करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आर में क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, आर स्क्वायर की टर्म आई, कोफिशिएंट आया ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। इसी तरह से आर के कोफिशिएंट 2 टाइम्स ए एल अल्फा, बी एम बीटा, सी एन गामा प्लस ए अल्फा स्क्वायर, बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1, ये कॉन्स्टेंट टर्म आ गई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास से इक्वेशन नंबर 3। नाउ देखिए, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, मतलब इसके 2 रूट आने वाले हैं। आर के 2 रूट देता है, R1 और मान लीजिए R2। ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हम निकालना जानते हैं, बट उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या है, इस लाइन का और इस कॉनिकॉइड का 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन अगर होता है, हमें पता है 2 पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट ये कर रहा है, अगर उस स्ट्रेट लाइन के 3 पॉइंट इस कॉनिकॉइड के ऊपर लाई कर जाएंगे तो देखिए वो कब पॉसिबल है। मतलब देखिए, ये इसके 2 रूट होने का मतलब क्या है। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास कोई अगर इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें पता है x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो गए x की वैल्यू 2 और 3, तो ये 2 रूट हैं। अब रूट का क्या मतलब होता है, रूट ऑब्वियसली अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये अगर 2 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो 4 माइनस 10 प्लस 6 बनेगा 0। मतलब जब ये रूट, मान लीजिए दिस रूट इज x1, इसको नाम देते हैं, और 3 x2 नाम दे देते हैं 3 को, तो जब हमने x1 इस इक्वेशन के अंदर रखा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। सेटिस्फाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल बन गई। ओके, तो यहाँ वैल्यू 2 रखी हमने तो वो 0 बन गई। इसी तरह से जब हम 3 रखेंगे इसके अंदर तो स्टिल ये इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे 0। तो रूट उस इक्वेशन के, किसी भी इक्वेशन के रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। ठीक है, नाउ इसी तरह मैं बोल रही हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके से 2 रूट हैं R1 और R2, तो R1 भी इस इक्वेशन को थर्ड को सेटिस्फाई करेगा, R2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन होना चाहिए। ये इंटरसेक्शन के 2 पॉइंट निकल के आए हैं। ठीक है, R की जब हम एक बार R1 वैल्यू रखेंगे तो एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। जब R1 वैल्यू रखी इस पॉइंट के अंदर तो क्या मिला हमें, ये पॉइंट मिल जाता है अल्फा प्लस एल R1, बीटा प्लस एम R1, गामा प्लस एन R1। इसी तरह से जब R2 यहाँ पे हम रखेंगे तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे ये लाइन इस कॉनिकॉइड को, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। 2 पॉइंट हमें मिल गए। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि 3 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है कोई स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
3 पॉइंट, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट यहाँ दे सकती है, बट r की अगर कोई एक और वैल्यू है, मान लीजिए r3 एक और वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हो गया, तभी तो जिस तरह से r1 r2 2 रूट मिले तो हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, r3 भी कोई एक अगर ऐसा पॉइंट और है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो मतलब है कि ये वो स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट और कॉनिकॉइड का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया वो r3 रखने पे। एक और पॉइंट में यहाँ पे मिल जाएगा ना, अल्फा प्लस एल आर थ्री प्लस बीटा प्लस एम आर थ्री गामा प्लस एन आर थ्री, इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब है r, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये 2 पे तो सेटिस्फाई ऑब्वियसली करती है, अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट पे सेटिस्फाई करने लग जाती है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं किसी इक्वेशन के, ये इसका मतलब 0 होने चाहिए, बिकॉज r की 2 से ज़्यादा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। मान लीजिए 3 क्या 4 अगर मैं पॉइंट लूँ, r4 भी कोई लूँ, और तब भी ये सेटिस्फाई हो रही है, तो तभी पॉसिबल है ना जब ये कोफिशिएंट सारे क्या हो 0, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया al² प्लस bm² प्लस cn² 0 हो। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड कोफिशिएंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जो हर एक r की वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई कर रही है, हमने 3 के लिए देखा, 4 के लिए भी सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी कॉनिकॉइड के ऊपर हो जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन होती है तो उसे आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमें ये पता है x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ऐसी ये इक्वेशन को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी है ना, ये ऑलवेज हर x और y की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगी। तो इसी तरह से अगर हर एक r की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन नंबर 3 सेटिस्फाई हो रही है, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी बोली जाएगी। और हर r की वैल्यू के लिए अगर ये ट्रू हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो लाइन, जो थर्ड लाइन आई है, ये इंटरसेक्शन आई है ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन और इस कॉनिकॉइड का, तो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट इस कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। अब 11.5 आर्टिकल है, इसमें हमसे कंडीशन पूछी है कि ये लाइन इस कॉनिकॉइड की जनरेटर होगी, ठीक है। क्योंकि इस लाइन का अभी देखिए हमने ऊपर क्या प्रूव किया है कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाला हर एक पॉइंट कॉनिकॉइड के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब वो ये स्ट्रेट लाइन जनरेटर हो गई इस कॉनिकॉइड के लिए। कंडीशन निकालनी है यहाँ पे, एक्चुअल में इसका आर्टिकल का प्रूफ मैं यहीं पे आपको बता चुकी हूँ। जनरेटर निकालना है मतलब वही इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। जनरेटर ऑब्वियसली जनरेटर से मिलके वो पूरा कॉनिकॉइड बनता है, तभी वो उसका जनरेटर कहलाता है। तो वो जनरेटर जो है वो कॉनिकॉइड के ऊपर लाई ही करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर जनरेटर है तो ये ऑब्वियसली उसके कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करेगी। कॉनिकॉइड इस केस में ये गिवन है, अगर इसके अलावा भी कोई कॉनिकॉइड गिवन हो आपको तो भी आपने हमेशा ऐसे ही काम करना है, ठीक है। नाउ इस लाइन को जनरेटर दिखाना है, तो इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट एक्स वाई जी कितनी वैल्यू होगी, अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर, ठीक है। ये इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है, और ये क्योंकि जनरेटर दिखाना है तो ऑब्वियसली ये किसके ऊपर लाई कर रहा होगा, कॉनिकॉइड के ऊपर लाई कर रहा होगा। कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करेगा तो इस पॉइंट को आपने पुट करना है कॉनिकॉइड की इक्वेशन के अंदर। अगेन आपके पास इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है, आर के अंदर क्वाड्रेटिक, और ये एक आइडेंटिटी होती है। तो ये दीज 3 कोफिशिएंट्स आर स्क्वायर का, आर का और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट इक्वल टू 0 रखना है। तो यही कंडीशन है आपके पास, ठीक है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं, दीज 3 इक्वेशन, ये जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, दीज 3 इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती हैं किसी स्ट्रेट लाइन और किसी कॉनिकॉइड के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब है वो स्ट्रेट लाइन जनरेटर का काम कर रही है उस कॉनिकॉइड के लिए। ऑब्वियसली ये जो कंडीशंस यहाँ पे निकल के आई हैं, जिनको मैं स्टार बोल रही हूँ अभी, ये स्टार जो 3 कंडीशन निकल के आई हैं, अगर आप कॉनिकॉइड यहाँ पे चेंज कर दोगे, ठीक है, मान लीजिए आपने कॉनिकॉइड ये ले लिया x² प्लस y² b² माइनस g² c² इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन कुछ चेंज आएगी यहाँ पे, बट तरीका वही है। स्ट्रेट लाइन से आपने पॉइंट निकालना है, जनरल पॉइंट को निकाल लेना, उसको इंटरसेक्शन करवाना है, क्वाड्रेटिक बनेगी आर के अंदर, उसके कोफिशिएंट्स को आपने 0 के इक्वल रखना है, तो वो कंडीशन निकल आएगी उस स्ट्रेट लाइन और उस कॉनिकॉइड के, ठीक है, कि वो स्ट्रेट लाइन एज ए जनरेटर काम करेगी वहाँ पे। क्लियर? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।